तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो एक टॉपिक और रह गया था, ठीक है, सॉल्ट के पहले, वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। मतलब हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, उसको हम लोगों को समझना है। ठीक है, सबसे पहला उसमें जो क्वेश्चन है ना, यही पूछा गया है कि आर प्लांट एंड एनिमल, है ना, पीएच सेंसिटिव। क्या प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं, ठीक है, क्या वो पीएच सेंसिटिव होते हैं? मतलब अगर उसका पीएच वैल्यू में, है ना, कोई चेंजेज आ जाए, ठीक है, कोई भी फूड में या उसके अंदर आ जाए पीएच वैल्यू में चेंजेस, ठीक है, तो क्या उससे उनको कुछ दिक्कत होगा या नहीं होगा? ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग को ये समझना है कि जो हमारा बॉडी होता है ना, वो कौन से पीएच रेंज पे काम करता है? 7, है ना, 7.0 टू 7.8, है ना, इतने से पीएच रेंज में हमारा बॉडी काम करता है। ठीक है, हमारे अंदर इतने तक ये पीएच वैल्यू, हम लोग अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है हम लोग का पीएच, या सॉरी घट जाता है पीएच जब घटता है तब ना एसिडिक होता है। ठीक है, तो अगर इससे पीएच कम हो गया तो क्या होता है, एसिडिटी होने लग जाता है पेट सब में, है ना, तो वो चीज़। ठीक है, तो हम लोग का पीएच रेंज क्या है, 7.0 से 7.8 तक। ठीक है, अब होता क्या है कि थोड़ा बहुत अगर चेंज हो गया ना पीएच वैल्यू, मान लो कि अब 7.8 था तो 7.9 चला गया, या फिर 7 था तो 6.9 आ गया, ठीक है, तो बहुत नैरो चेंजेस जो है ना ये सर्वाइव कर लेता है। लेकिन अगर ज़्यादा चेंजेज आ गया तब हमारे शरीर में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और क्या कि और लेस देन जो है ना, अब जैसे बारिश जो होता है, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े हैं एसिड रेन उसको कब कहेंगे? जब उस रेन वाटर का पीएच वैल्यू कितना होगा, 5.6 से क्या होगा, लेस देन। अगर उस रेन वाटर का पीएच वैल्यू कितना 5.6 से क्या होगा, कम होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया? अब होता क्या है कि वो जो एसिड रेन, बारिश जो हो रहा है, ठीक है, अब वो तो पानी सब जगह गिरता है, नदी में भी गिर रहा है, जमीन पे भी गिर रहा है ना, तो अब नदी में जो गिरता है ना, जो एसिड रेन, है ना, जो रेन वाटर जो एसिड रेन होता है, ठीक है, वो जब पानी में जाता है, रिवर में जब जाता है, ठीक है, तो होता क्या है, कुछ रिवर का जो पीएच वैल्यू होता है ना, उसको भी क्या कर देता है, कम कर देता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जो एसिडिक एसिड्स उसके साथ आ रहे हैं, उसमें जाके मिल जा रहा है, तो वहाँ पे और ज़्यादा एसिडिक हो गया ना, तो ज़्यादा एसिडिक होने का मतलब क्या, पीएच वैल्यू घटना। ठीक है, तो अब लोअर द क्या, पीएच वैल्यू ऑफ रिवर। अब पीएच जब रिवर का कम हो जाता है तो उससे क्या होता है कि अब रिवर में रह रहे जो जानवर होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक लाइफ होते हैं, उसको भी क्या होता है, उसको भी थोड़ा डिफिकल्टीज आने लगती है सर्वाइव करने में। ठीक है, तो ये था पहला टॉपिक। इसके बाद का समझते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वो है व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। मतलब हमारे बैकयार्ड का जो सॉइल है ना, मान लो कि घर के पीछे आसपास जो बगीचा सब होता है, उसका हम लोगों को पीएच कैसे पता चलेगा? अब जिसका बगीचा है वो बगीचा का पीएच पता कर लो, जिसका नहीं है वो घर के आसपास का मिट्टी का बेसिकली कैसे पता चलेगा कि किस मिट्टी का कितना पीएच है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि अब मिट्टी का पीएच वैल्यू पता लगाना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि मिट्टी में उगाते क्या है, प्लांट उगाते हैं। अब प्लांट का भी जो है ना एक स्पेसिफिक रेंज होता है ना, एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होता है कि इतने पीएच रेंज के अंदर क्या होता है कि प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, तो इसलिए पता लगाना हम लोग को बहुत जरूरी होता है ना, कि किस मिट्टी का कितना पीएच है ना। इसलिए कहीं कहीं जब मिट्टी पे लगाते हैं तो वहाँ पे प्लांट नहीं होता, क्योंकि वहाँ का एसिडिटी मिट्टी का क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला चीज़ कि 2 ग्राम, है ना, 2 ग्राम कहीं पे से सॉइल उठा लो, जहाँ का मिट्टी चेक करना है ना, वहाँ का 2 ग्राम क्या कर लो, सॉइल उठा लो, और क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब में रख लो। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद उसमें 5 ml, ठीक है, 5 मिलीलीटर जो है उसमें वाटर ऐड कर दो, और वाटर ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा सेक कर दो। ठीक है, उसको थोड़ा हिला दो, और उसके बाद क्या, अब जो मिट्टी बचा होगा उसमें मिलाने के बाद जो उसमें जो कंटेंट भी बचेगा ना, अब मिट्टी घोल दोगे तो पूरा तो घुलेगा ना, थोड़ा बहुत जो कंटेंट बचेगा उसको क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर लो। और फिल्ट्रेट जो बचता है ना, मतलब जो घुला हुआ मिट्टी के साथ जो बचा हुआ तुम्हारे पास सॉल्यूशन, ठीक है, उसको अब क्या करना है ना, अब उसी को क्या करना है, चेक करना है ना, उसी का पीएच क्या करना है, चेक करना है। आप चेक कैसे करेंगे, उसको चेक हम लोग करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर क्या होता है, यहाँ पे एक फोटो दिख रहा होगा, ठीक है, वही है क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। बेसिकली उसमें अलग अलग कलर मिक्सेस होते हैं, उसमें अलग अलग कलर में अलग अलग नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो जिस कलर का वो चेंज होगा उतना नंबर वहाँ से देख लेना है, तो उसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद का समझते हैं। तो अगला जो हम लोगों को समझना है वो क्या समझना है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है ना पीएच कितना होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारा जो स्टोमक है वो भी क्या करता है, एसिड को प्रोड्यूस करता है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है ना, कि हमारा स्टोमक खुद क्या है, एसिड को प्रोड्यूस करता है। कौन सा एसिड, HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये जो एसिड होता है ये जो डाइजेशन करता है ना विदाउट हार्मिंग आवर स्टोमक, है ना। अब इसका अलग
कॉज है कि क्यों हार्म नहीं करता, वो सब बायोलॉजी में समझेंगे, ठीक है। अब क्या कि अब जब डाइजेशन नहीं हो रहा होता है ना, तब कभी कभी क्या कर देता है हमारा स्टमक, ज़्यादा जब एसिड प्रोड्यूस कर देता है जब डाइजेशन नहीं हो रहा हो, है ना। होता है ना कि ज़्यादा देर तक जब भूखा रह जाता है लोग, है ना, तो एसिडिटी हो जाता है, सुने होगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा देर भूखा रहने के बाद जो है ना, वो क्या होता है कि जब एसिड स्टमक में ज़्यादा हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है, उससे एसिडिटी हो जाता है, ठीक है। अब एसिडिटी होने के बाद क्या होता है कि उससे क्या होता है, थोड़ा सा पेन, इरिटेशन सब होने लगता है ना, पेट दर्द देने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होने लगता है? क्योंकि स्टोमक उस समय क्या करता है, टू मच एसिड, ठीक है, प्रोड्यूस कर देता है। समझ में आया बात? अब इसका अब इलाज क्या होता है कि अब ज़्यादातर देखोगे, है ना, कि लोग बोलता है ठीक है एसिडिटी हो गया, एंटा एसिड्स खा लो, है ना। एंटा एसिड्स क्या होता है? बेसिकली एंटा एसिड वैसा एसिड होता है जो कि क्या करता है कि एसिड जो होता है ना हमारे स्टोमक में, उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसा कि एक एग्जांपल हम पहले भी दिए थे, जैसे इनो है ना। इनो क्या है? बेसिक इन नेचर है ना, जाके न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। और जो एंटा एसिड्स होते हैं ना, अब उसमें जो बेस यूज होता है ना, वो ज़्यादातर कौन सा बेस यूज होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा बेस? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। एक ये भी क्या है, माइल्ड बेस है, ठीक है, जो इस पर्पज से एंटा एसिड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन सा बेस है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बात? आगे समझ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो क्या है कि अगर पीएच वैल्यू चेंज हो जाता है हमारे माउथ के एसिड का ना, तो क्या होता है कि हमारा दांत सड़ना शुरू हो जाता है। कैसे? कि जो टूथ डिके जो शुरू होता है ना, मतलब दांत सड़ना जो शुरू होता है, तब शुरू होता है जब हमारे माउथ में प्रेजेंट एसिड जो होते हैं उसका पीएच वैल्यू 5.5 से क्या होना शुरू हो जाता है, कम। अगर 5.5 से कम होने लग गया पीएच वैल्यू अगर हमारे माउथ में जो प्रेजेंट है एसिड, तो क्या हो जाएगा, दांत सड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जो दांत का एनिमल होता है ना, एनिमल नहीं भाई साहब, एनिमल जो होता है, ठीक है, एनिमल जो होता है, यानी कि ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है हमारे दांत का, वो क्या चीज़ से बना होता है? वो कैल्शियम फॉस्फेट के जो है ना क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है ना, कैल्शियम फॉस्फेट का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है ना, उससे बना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो है ना हमारे पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, मतलब इससे ज़्यादा कोई हार्ड पार्ट हमारे बॉडी में नहीं होता है, ठीक है। फिर भी, है ना, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ना। पानी से हालांकि इसको कुछ नहीं होता है ना, पानी तो हम लोग रोज पीते हैं, ठीक है, तो पानी से डिजॉल्व नहीं होता है ये, लेकिन ये करोड होना शुरू हो जाता है, यानी खराब होना शुरू हो जाता है। कब? जब हमारे क्या पीएच इन माउथ, मतलब जो हमारे पीएच, हमारा जो माउथ का पीएच होता है, माउथ का पीएच कहने का मतलब जो माउथ में एसिड होता है उसका अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम होने लग गया। तो अब माउथ में एसिड कहाँ से आया भाई साहब? माउथ का क्या एसिड पी रहे हैं क्या? नहीं ना, तो माउथ में एसिड कहाँ से आया? अब माउथ में एसिड क्या होता है कि अब बैक्टीरिया प्रेजेंट तो हमारे माउथ में होता है, ठीक है। हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ना, जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग जो शुगर, अब देखो, अब शुगर डिग्रेड करके वो एसिड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए कहता है ना, जब किसी बच्चा लोग का ऐसा दांत खराब होने लगता है तो बोलता है ना उसको कि हाँ टॉफ़ी मत खाओ, है ना, मीठा मत खाओ, है ना। मीठा खाने से मना क्यों करता है? क्योंकि जो हमारे बैक्टीरिया होता है हमारे माउथ में प्रेजेंट, वो क्या करता है, शुगर को डिग्रेड करके क्या बनाने लग जाता है, एसिड प्रोड्यूस करने लगता है ना। शुगर को डिग्रेड करके क्या एसिड प्रोड्यूस करने लग जाता है। या फिर जो हमारे खाने के बाद, हम लोग जब खाना खाते हैं, खाने के बाद जो थोड़ा बहुत जो पार्टिकल रह जाता है हमारे माउथ में, ठीक है, उससे वो क्या करता है, एसिड को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए कहते हैं कि खाने के बाद भी ब्रश करना चाहिए। सब बस सिर्फ क्या कहता है, सुबह सुबह ब्रश करता है, ठीक है, तो खाने के बाद भी ब्रश इसलिए करना चाहिए ताकि जो लेफ्ट ओवर होता है हमारे माउथ में वो ना बचे, ठीक है, जिससे कि बैक्टीरिया का एसिड प्रोड्यूस नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया? अब जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, अब उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जा सकता है? हम लोग को सुबह सुबह ब्रश करने क्यों बोलता है ना? क्योंकि ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर जो टूथपेस्ट होते हैं ना, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। अब एसिड है कोई चीज़, अब उसको अगर न्यूट्रलाइज करना है तो किसका जरूरत पड़ेगा? बेस का। तो टूथपेस्ट जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं किसको? जो हमारे माउथ में एसिड ज़्यादा हो जाता है ना, उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होता है जनरली सारा टूथपेस्ट, ठीक है। और क्या ये एक्सेस एसिड को और प्रिवेंट कर देता है, क्या, टूथ डिके को, है ना, मतलब दांत सड़ने से क्या कर लेता है, बचा लेता है, क्योंकि जो एक्सेस एसिड रहता है ना हमारे माउथ में, उसको क्या कर देता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए हमेशा ब्रश करते रहना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है। अब अगला समझ, तो अब हम लोग जो समझेंगे ना, वो क्या समझेंगे, हम लोग अपने लिए सेल्फ डिफेंस, है ना, ये सेल्फ डिफेंसेस भी ना जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आने पे ये सभी चीज़ें काम करते हैं, ठीक है। ओके, टेल मी, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी? हाँ, अगर हनी बी अगर काटेगा ना, तो हनी बी क्या करता है, हनी बी जो काटता है जब हम लोगों को, तो वो उसमें क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड हम लोग के शरीर में छोड़ देता है। वो
क्या वो उसमें कंटेन क्या रहता है, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड जब हम लोग के बॉडी में वो छोड़ देता है ना, तो उसके वजह से क्या होता है, पेन होता है, इरिटेशन होने लग जाता है ना, हनी बी काटने की वजह से, ठीक है। अब उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, है ना, पहले अगर कभी काटा हुआ तुम लोग को तो घर में उसका उपाय बताया जाता है क्या, कि बेकिंग सोडा जो है ना, क्या करते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा को जिस एरिया पे वो काटा रहता है ना, स्टंग क्या रहता है, उस एरिया पे क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को लगा देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, वो एरिया थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब उससे थोड़ा ठीक हो जाता है ना। अब बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। अब बेसिकली बेसिक इन नेचर होने की वजह से क्या करता है, वो एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। यहाँ तक बात समझ में आया। और एक चीज़, जैसे कि कभी ट्रैकिंग पे जाओगे ना, ट्रैकिंग है ना, माउंटेन ट्रैकिंग सब पे जाओगे, तो कभी कभी गलती से जो है ना, हम लोग का हाथ या फिर पैर, ठीक है, नेटल लिप्स में टच हो जाते हैं ना। नेटल लिप्स क्या होते हैं, यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा नेटल लिप्स का, हालांकि एनसीईआरटी में भी वहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। तो नेटल लिप्स यही होता है, ठीक है। तो नेटल लिप्स क्या करता है ना, हमारे शरीर में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है। मतलब जैसे ही टच होता है ना उस पत्ते में, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, मिथेनोइक एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। तो उससे बहुत ज़्यादा हमारा शरीर क्या होता है, मतलब जिस एरिया पे स्टंग हुआ है, ठीक है, या फिर इंजेक्ट हुआ है, ठीक है, वो एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्न करने लगता है, ठीक है। अब उसका उपाय क्या है, अब उसका उपाय भी उसी के साथ होता है, ठीक है। जहाँ पे भी ये नेटल लिप्स उगते हैं ना, ये बेसिकली हर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये उगते हैं उसी के पास में एक और लिप्स उगता है, जिसको हम लोग कहते हैं डॉग प्लांट। क्या कहते हैं, डॉग नहीं भाई साहब, डॉग, ठीक है, डॉग प्लांट, ठीक है। तो ये डॉग प्लांट को क्या करते हैं हम लोग, उस एरिया पे रब करते हैं, है ना। जैसे मान लो कि नेटल लिप्स जहाँ पे तुमको इंजेक्ट हुआ, ठीक है, वहीं के आसपास कहीं पे ये क्या होगा, डॉग प्लांट होगा। वहीं से उस डॉग प्लांट को तोड़ के उस एरिया पे अगर हम लोग रब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बर्निंग जो था वो हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है, वो बर्न करना बंद हो जाएगा। तो अब बताओ, अगर ये बर्न करना बंद हो गया तो इसका नेचर कैसा होता होगा डॉग प्लांट का, ऑब्वियसली बात है, क्या बेसिक नेचर का होता होगा, है ना। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। अब कुछ नेचुरल एसिड्स होते हैं, ठीक है, जिसका लिस्ट यहाँ पे तुमको अभी दिख रहा होगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये सबको याद कर लेना, काम आएगा एग्जाम में, है ना, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन सब में ज़्यादातर, ठीक है। तो अब हम फाइनली आ चुके हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्ट का फॉर्मेशन, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, सॉल्ट का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेज, ठीक है। सॉल्ट बोलने से सबसे पहले दिमाग में क्या इमेज आता है तुम्हारे, है ना, तुम लोगों को क्या इमेज आता है, जो हम लोग नमक खाते हैं उसका इमेज आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट जो बेसिकली बनता है ना, वो किससे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के मिलने से बनता है, क्या, NaCl। अब ये जो NaCl है, यही फॉर्मूला होता है किस चीज़ का, कॉमन सॉल्ट का, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट का फार्मूला क्या, NaCl, ठीक है। और उसके साथ बनाता है ये क्या, NaOH प्लस HCl मिलके H2O भी बनाता है, ठीक है। तो अब बेसिकली हम लोगों को समझना इसमें क्या है कि NaCl का जो है ना, बहुत सारे केमिकल को बनाने के लिए रॉ प्रोडक्ट के तरह या रॉ मटेरियल के तरह इस्तेमाल किया जाता है, किसका, NaCl का, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल लगता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए NaCl को एज अ रॉ मटेरियल क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए भी क्या इस्तेमाल किया जाता है, NaCl का रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कैसे कि अब जो है ना, जो एक्वस सोल्यूशन होता है NaCl का, क्या, जो NaCl हमारा अभी बना था, ठीक है, इसका क्या, एक्वस सॉल्यूशन, क्या, एक्वस सॉल्यूशन में क्या, जब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मतलब जब उसके एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये क्या बनाता है, ये NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनाता है। बात समझ में आया। अब इसको हम लोग डायग्राम से थोड़ा समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होने से ये सब बनता है, ठीक है। तो अब ये जो डायग्राम है हमारे पास, इसमें हम लोग क्या किए हैं कि दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, उसको एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए हैं, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल वाला को क्या बोल रहे हैं, एनोड, और निगेटिव वाला को क्या बोलते हैं, कैथोड, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, अब ये जो है ना, इसके अंदर ये जो है, ये बेसिकली क्या है, ये है बेसिकली ब्राइन, है ना। ब्राइन बेसिकली क्या कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ना, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग ब्राइन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ब्राइन है। अब ये जो हो रहा है इसमें, अब इसके अंदर जो NaCl सब है, ठीक है, और वाटर प्रेजेंट है, H2O जो प्रेजेंट है, वो क्या हो रहा है ना, अब देखो Na क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है, तो पॉजिटिव आयन किसके तरफ अटैक करेगा, निगेटिव वाला के पास, तो यानी कि Na इधर और जो Cl होता है वो निगेटिव आयन, तो ये इधर पॉजिटिव वाला के तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि अब इस साइड जो है ना, इस साइड जो है ना, Na और इधर वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन सब मिला के इधर क्या बना रहा है तुम्हारा, ये कैथोड के पास जो है ना, ये कैथोड वाला जो एरिया है, ठीक है, इसके पास क्या बना रहा है, NaOH बना रहा है। क्या बनाता है ये लोग, जब Na बेसिकली NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक पास करते हैं तो वो उसको डिकम्पोज करके, ठीक है, क्या बनाता है, NaOH बनाता है, ठीक है।
और साथ में ये जो क्लोरीन होता है ना, ये रिलीज होता है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है ना। अब इस सब चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है ना, इसमें कोई चीज़ भी बर्बाद नहीं होता है। जैसे कि Na से तो बन गया ये क्या, NaOH बन गया, ठीक है। उसके बाद जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा होता है, ठीक है, इसको अलग अलग तरह की चीज़ों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन, है ना। अब हाइड्रोजन एज अ फ्यूल डोमेस्टिकली तो यूज नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा डेंजरस होता है, ठीक है, तो इसको इंडस्ट्री सब में यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजर में अमोनिया, है ना, फर्टिलाइजर में अमोनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। उसके बाद मार्गरीन जो होता है बेसिकली, है ना, मार्गरीन को बेसिकली बटर टाइप का होता है ना, जैसे बटर कैसा होता है ना, सॉलिड फॉर्म में, फिर उसको गर्म करते हैं तो सब पिघल के तेल टाइप बन जाता है, उसी टाइप का वो भी होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, अब जो क्लोरीन इससे निकल रहा था, ठीक है, उससे वाटर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्विमिंग पूल सब में, पेस्टिसाइड्स में इस्तेमाल किया जाता है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या समझे कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसके थ्रू, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अब क्या होता है, ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, अब देखो इस प्रोसेस से क्या क्या निकल के आ रहा है, क्लोरीन तो आ ही रहा है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, क्लोरीन हो गया, ठीक है। अल्कली इसमें क्या हो गया, NaOH क्या है, बेस है, ठीक है, तो अल्कली भी बना रहा है ना, इससे क्या बना रहा है, ये बेस भी बना रहा है, तो इसका नाम क्या रख दिया, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। यहाँ तक बात समझ में आया, आगे समझते हैं। तो अगला जो हम लोग NaCl का रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को बनाने के लिए, वो है ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ब्लीचिंग पाउडर में क्या बेसिकली जो स्लेक्ड लाइम होता है ना, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, ये क्या है बेसिकली स्लेक्ड लाइम है, ठीक है। अब ये जो स्लेक्ड लाइम होता है उसको क्लोरीन के साथ, अब क्लोरीन बनाए थे ना अभी, है ना, अभी जो क्लोरो एल्कली जो प्रोसेस जो था उसमें अभी क्लोरीन रिलीज हो रहा था, तो वही क्लोरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। तो बेसिकली तो देखा जाए तो NaCl ही ना हुआ इसका रॉ मटेरियल, ठीक है। तो अब ये जो Cl2 है, जब इसको इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं ना, तो ये बना रहा है CaOCl2 और H2O, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये बन गया तुम्हारा क्या, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये समझिए, तो ब्लीचिंग पाउडर भी बनाने के लिए NaCl का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में अगर इसका यूज देखा जाए कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किस किस चीज़ में होता है, पहली चीज़ तो ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल होता है ना। ब्लीचिंग का मतलब बेसिकली क्या हुआ, जैसे कि इंडस्ट्रीज, अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है ना, उसमें जैसे कॉटन हो गया, लाइनन हो गया, ठीक है, ये सब का जो नेचुरल कलर रहता है ना, उसको ब्लीच करने के लिए, मतलब उसको हटाने के लिए, है ना, वाइट कलर लाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और वुड पल्प, जो पेपर इंडस्ट्रीज होते हैं, है ना, तो ओरिजिनल जो कलर होता है वुड पल्प का, उसको हटाने के लिए क्लोरीन का, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लॉथ, वॉशिंग क्लॉथ में तो करते ही हैं, ठीक है, कपड़ा उपड़ा धोने में। उसके बाद बहुत सारे, अगर जो केमिकल इंडस्ट्री का बात करें हम लोग, तो केमिकल इंडस्ट्री में जो है ना, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर ये जो स्लेक्ट लाइम है, अगर इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं हम लोग, तो ये क्लोरीन उससे रिलीज होने लगता है। तो बेसिकली क्लोरीन जो होता है बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो उसका इस्तेमाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी हम लोग करते हैं, ठीक है। और क्या, ब्लीचिंग पाउडर सुने हो गया, जब पानी सब गंदा रहता है, ठीक है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली क्या करता है, ड्रिंकिंग वाटर में जितना भी तुम्हारा जम्स रहता है ना, वो सबको क्या कर देता है, वो मार देता है। बेसिकली पानी क्या कर देता है, वो साफ कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद वाला टॉपिक देखते हैं। तो अब हम लोग को समझना है कि बेकिंग सोडा में जो है ना, NaCl का किस तरह से इस्तेमाल होता है ना, एज अ रॉ मटेरियल। सबसे पहले होता क्या है ना, पहले तो फार्मूला समझ लो कि बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। अब इसका नाम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम होता है, ठीक है। अब ये NaHCO3 बेसिकली बेकिंग सोडा बनता कैसे है, बेकिंग सोडा के लिए बनाने के लिए जो है ना, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, ठीक है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास किया जाता है। किसमें, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का, उसमें अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाता है, पास किया जाता है। उसको पास करने से होता है क्या, वो बना देता है क्या, अमोनियम क्लोराइड, है ना, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये तुम्हारा बना दिया क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना दिया। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अलग बना है, यही क्या है, यही है बेकिंग सोडा। तो इसमें से बेकिंग सोडा अलग निकाल लीजिए, जो भी इस्तेमाल करना है उसका कीजिए। अब क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली बात कि किचन में जोरदार इस्तेमाल होता है बेकिंग सोडा का, है ना, किचन में, है ना, पकोड़ा वकोड़ा बनने के लिए जो क्रिस्पी जो फॉर्म आता है ना किसी भी पकोड़ा का या जो भी है, ठीक है, तो वो किससे आता है, ये बेकिंग सोडा से आता है। अब बेकिंग सोडा से जो है ना हम लोग बेकिंग पाउडर भी बनाते हैं। अब बेकिंग पाउडर बेसिकली क्या कि बेकिंग सोडा को जो है ना, जब भी किसी एडिबल एसिड,
है ना, एडेबल एसिड जो ऐसा एसिड जो हम लोग खा पी सकें, उससे कोई दिक्कत ना हो, है ना, तो उस तरह के एसिड को उस तरह के एसिड के साथ अगर इसको मिलाते हैं ना तो ये क्या बन जाता है, बेकिंग सोडा बन जाता है। ठीक है, और क्या इसका इस्तेमाल हम लोग एंटाएसिड्स के लिए भी करते हैं। एंटाएसिड्स हम पढ़ाए थे, है ना, पीछे एंटाएसिड्स। बेसिकली एंटाएसिड में ये भी जाके क्या स्टोमक में क्या करता है, पेन को रिलीव कर देता है, इरिटेशन को रिलीव कर देता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होता है, तो वो एसिड्स को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और क्या बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा, अब बेसिकली क्या हुआ, वॉशिंग सोडा जो होता है, अब ये जो Na2CO3 बनाए थे हम इसके पहले, है ना, Na2CO3 जो इसके पहले बनाए थे, उसमें अगर हम H2O का यानी वाटर का 10 मॉलिक्यूल, है ना, कितना 10 मॉलिक्यूल अगर बना दें, है ना, 10 मॉलिक्यूल मिला दें हम लोग, तो वो क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2O। अब ये किस तरह का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको अभी आगे हम लोग समझेंगे, जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझेंगे ना तो उसमें समझेंगे इसको। ऐसा बना रहे मतलब समझ जाना, वो क्रिस्टल के फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिकली अगर Na2CO3 में हम लोग 10 मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं किसका, वाटर का, तो ये क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है, अब वॉशिंग सोडा का जो इस्तेमाल होता है वो ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है उसका। ठीक है, अब फॉर मेकिंग सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स बेसिकली क्या होता है, क्लीनिंग कंपाउंड होता है ना, क्लीनर सब में इस्तेमाल होता है, या फिर टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद तुम्हारा मॉइस्चराइजर हो गया, है ना, लोशंस हो गया, है ना, एक्ने केयर सब जो क्रीम सब आता है उस सब में भी इस्तेमाल इसका होता है। ठीक है, वही हो बोरेक्स। ठीक है, तो और क्या, क्लीनिंग एजेंट में, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, है ना, उस सब के लिए भी इस्तेमाल होता है। साथ में क्या, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी इस्तेमाल होता है। बेसिकली अब टेम्परेरी हार्डनेस जो होता है वो तो पानी गर्म करने से भी निकल जाता है, लेकिन परमानेंट हार्डनेस जो होता है उसमें अगर हम लोग वॉशिंग सोडा मिला देते हैं, बेसिकली अगर पानी ऐसा कुछ इम्प्योर बहुत ज़्यादा, तो उसमें वॉशिंग सोडा मिलाने के बाद क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और उसको फिर तुम फिल्टर कर सकते हो किसी भी फिल्टर से। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो अब अगला हम लोग को क्या समझना है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, है ना, सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स फॉर्म में जो होते हैं, ऐसे सॉल्ट जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, वो सच में ड्राई होते हैं या उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, उसी को हम लोगों को अभी समझना है। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये भी समझ जाएगा कि वॉशिंग सोडा में जो है ना ये 10H2O कहाँ से आया था। ठीक है, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे इस साइड में जो तुमको डायग्राम दिख रहा है, ये NCERT में डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें किया क्या गया है ना, इसमें एक बीकर लिया गया और उसमें कॉपर सल्फेट, ठीक है, इस चीज़ का कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, है ना, किस चीज़ का, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लिया गया है ना, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लिया गया है और नीचे एक बर्नर लगा के उसको जलाया जा रहा है। ठीक है, जब उसको हीट किया जा रहा है ना तो वो क्या हो रहा है ना कि वो क्या हो रहा है कि उसमें से वाटर निकल रहा है। ठीक है, उसमें से क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर वाटर पहले से होगा तब ना, तभी तो निकल रहा है ना उससे वाटर। ठीक है, तो अब अगर पर्टिकुलरली बात करें कॉपर सल्फेट का, है ना, तो अब देखो हर सॉल्ट जो होता है ना, सभी क्रिस्टल सॉल्ट, जितने भी क्रिस्टल सॉल्ट होते हैं, ठीक है, वो सारे में जो है ना एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, तो इसमें अब अलग अलग सॉल्ट में अलग अलग अमाउंट में होते हैं। जैसे कि अगर बात करें कॉपर सल्फेट का, है ना, तो कॉपर सल्फेट में जो है ना एक फार्मूला यूनिट में, मतलब एक ये जो CO4 है, एक, है ना, एक फार्मूला यूनिट में 5H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने, 5। ठीक है, तो उसी तरह जो वॉशिंग सोडा था उसमें कितने थे, 10। ठीक है, तो अलग अलग में अलग अलग अमाउंट में होता है। कुछ कुछ ऐसे भी सॉल्ट होते हैं जिसमें कि मतलब वाटर का अमाउंट नहीं, मतलब ये वाला नहीं होता है ना, वाटर का अमाउंट, जैसे कि NaCl हो गया, उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो यही समझाना था बस, है ना। तो वॉशिंग सोडा वाला में भी समझ में आएगा कि 10H2O कहाँ से आया। बेसिकली हर सॉल्ट में अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है, जिसमें कि इसमें 5 होता है। ठीक है, उसमें 10 था। ठीक है, अलग अलग में अलग अलग होता है। ठीक है, अगला जो हम लोग समझेंगे वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, तो समझते हैं अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को। देखो अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, POP यानी कि क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना ये बनता है किस चीज़ से, जो जिप्सम होता है ना, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। यहाँ पे भी देखो .2H2O दिया हुआ है, मतलब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। ठीक है, और एक फार्मूला यूनिट में इसका कितना मॉलिक्यूल है वाटर का, 2 है। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट में डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं अमाउंट में। ठीक है, अब जब इसको हीट किया गया है ना, तो जब इसको हीट किया गया 373 केल्विन पे, ठीक है, तो इससे बना क्या, CaSO4.12H2O। अब बताओ भला हाफ H2O, आधा वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। इसमें बेसिकली होता क्या है
कि CaSO4 का दो है ना, 2 फार्मूला यूनिट, मतलब कि मान लो कि ये H2O है, ठीक है, तो अब CaSO4 का 2 फार्मूला यूनिट, ठीक है, 2 फार्मूला यूनिट जो है ना आधा आधा हाइड्रोजन को, ये जो H2O होता है उसको बांट लेता है, ठीक है, इसलिए वजह से यहाँ पे लिखा था क्या, हाफ H2O, ठीक है, ऐसे आधा मॉलिक्यूल क्या ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, अगर इसको वापस से तुमको रिवर्स करना है, इसको आप बनाए थे कैसे, हीट करके बनाए थे, हीट किए तो वाटर इसका निकल गया, तो ये क्या बन गया, CaSO4 हाफ H2O, है ना, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस था। अगर हम इसमें वापस वाटर ऐड करते हैं तो क्या होगा, उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स होने का मतलब क्या हुआ, ये जो तुम्हारा था प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर इसमें वाटर है ना मिला दें, हाफ इसमें तो है ही, है ना, तो 1.5 और मिला देंगे तो ना हो जाएगा 2H2O, ठीक है, तो वो वापस से क्या बना देगा, जिप्सम बना देगा। अब ये जो है ना कब होगा, जब हम लोग इसमें वाटर को ऐड कर देंगे तब। अब जो POP है इसका अलग अलग यूजेस भी है, जैसे कि जब किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ फ्रैक्चर या पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो देखते हो कि उसमें जो बैंडेज होता है ना, ठीक है, वो जो प्लास्टर किया जाता है वो किस चीज़ का बनाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, ठीक है। और क्या, टॉयज बनाने में भी इस्तेमाल होता है ना, इस सरफेसेस को स्मूथ करने में भी उसका इस्तेमाल होता है। देखते हो कि सीलिंग पे जो डिजाइन बना रहता है, ठीक है, तो वो सब में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि POP को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या है क्वेश्चन, POP को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये हम नहीं बताएंगे, तुमको बताना है, तुम लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि बस ये किन किन को आता है, ठीक है, तो ये बताना है तुम लोगों को कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्यों कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया है समाप्त, ठीक है। अब आगे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। अगर अभी तक यहाँ तक एसिड बेस सॉल्ट्स अच्छे से समझ में आ गया तो ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, और अगर अच्छा लग रहा हो तो और लोगों को भी शेयर करो, ठीक है। और पीछे का वीडियो अभी तक नहीं देखो तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है सबका, ठीक है, वो सबको चेकआउट करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू।